वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। अब हम लोग देखेंगे क्या। अब हम लोग का टॉपिक है काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो जान गए, लेकिन रिफ्रैक्शन होता क्यों है वो अब हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं। तो आप तो जानते ही हैं लाइट का एक स्पीड होता है ना। और डिफरेंट मीडिया में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, ये भी आप जानते हैं। यानी हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट is different in different medium. Clear? Different in different medium. अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है ना वो अलग अलग होता है, सभी जगह यह अलग पाया जाएगा। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड हम देखें इन एयर में कितना होता है, कोई बताएगा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है एयर में लाइट का स्पीड। और ग्लास में, इन ग्लास कोई बताए? तो ग्लास में होता है स्पीड इसका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो किस में ज़्यादा है? तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा है ग्लास की तुलना में, है ना। यानी कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है। मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि ग्रेटर द डिफरेंस in the speeds of light in the two media, यदि दो मीडिया के बीच में लाइट के स्पीड्स के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे तो ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपका स्पीड ऑफ लाइट का जो अलग अलग मीडियम है उनमें डिफरेंसेज होगा। यानी मेरा कहना है कि यदि ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्लास स्लैब है और ये हमारा एयर है। तो एयर से क्या होता है, ग्लास में जब जाता है ना, तो ये बेंड कर जाता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका एक मीडियम हो गया, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट, यहां स्पीड ऑफ लाइट कितना है मीडियम 1 एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में जो है ये ग्लास स्लैब में जो आपका स्पीड है वह है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं दोनों में स्पीड डिफरेंसेज है। और यहां से एक कंक्लूजन निकाला गया है कि स्पीड लाइट का जो डिफरेंसेज होगा, डिफरेंसेज इन स्पीड ऑफ लाइट का जो स्पीड है उसमें जितना ज्यादा डिफरेंसेज होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका? अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। जितना ज्यादा स्पीड का डिफरेंसेज होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन भी देखा गया है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट उतना ही ज्यादा मुड़ता है ना। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस क्या होता है। कुछ टर्म हमें सीखना होगा, है ना।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट सबस्टांस? ट्रांसपेरेंट सबस्टांस वो होता है जिसके इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, है ना, जहां की लाइट ट्रेवल्स कर जाए वो होता है ट्रांसपेरेंट सबस्टांस, और इस पार से उस पार आप आसानी से देख सके, है ना, दिखाई देता है, धुंधला भी दिखाई दे रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो वो सब सबस्टांस ट्रांसपेरेंट होते हैं। जिसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल है आपको एयर। एयर हमारा ट्रांसपेरेंट है सबसे ज्यादा, है ना। ग्लास, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है। कुछ प्लास्टिक्स भी आप देखेंगे तो वो प्लास्टिक्स भी ट्रांसपेरेंट होता है। सर्टेन प्लास्टिक्स, व्हाइट कलर का प्लास्टिक्स आप देखे हैं ना, कुछ प्लास्टिक्स का डिब्बा वगैरह जो ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, ईटीसी। अब इस आधार पर हम लोग ट्रांसपेरेंट सबस्टांस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना, सिंपली रूप से। तो लिखते हैं ए ट्रांसपेरेंट सबस्टांस, ट्रांसपेरेंट substance in which light travels वह सबस्टांस, या कह सकते हैं वह ट्रांसपेरेंट सबस्टांस जिसमें कि लाइट ट्रेवल्स करता है, इज नोन एज, उसे ही हम लोग कहते हैं अ मीडियम। नोन एज अ मीडियम, उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ लाइट में मीडियम कहते हैं। कोई भी ट्रांसपेरेंट सबस्टांस जिसमें कि हम लोग लाइट का ट्रेवल करा सके, लाइट ट्रेवल करेगा और स्टडी करेंगे, तो उसे ही यहाँ हम लोग लाइट के चैप्टर में मीडियम कहते हैं। तो लाइट के चैप्टर में जो हम लोग मीडियम कहते हैं, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, तो वो क्या है, वो एक तरह का ट्रांसपेरेंट सबस्टांस है। क्लियर? चाहे वह आपका कम हो उसमें लाइट का ट्रेवल, या ज्यादा हो, लाइट का स्पीड कम हो या लाइट का स्पीड ज्यादा हो। तो लाइट के स्पीड कम और ज्यादा के आधार पर हम लोग क्या किए कि जो मीडियम होते हैं, मीडियम का मतलब आप समझ रहे हैं ट्रांसपेरेंट सबस्टांस, यहाँ ट्रांसपेरेंट सबस्टांस का मतलब क्या हो रहा है, मीडियम। तो जब भी मीडियम बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। तो लाइट का जो स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग मीडियम में। उसी आधार पर जब हम लोग कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे तो हम लोग उसके लिए दो टर्म कहते हैं। एक कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दो मीडियम हुआ है, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। अब आप ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर से क्या समझ रहे हैं? ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां देखिए ये आपका ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब है यह हमारा, और यह एयर है। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि ग्लास जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है और ये जो एयर है वह ऑप्टिकली रेयरर है। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कि कंपैरिजन करते हैं हम लोग ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर से। अब इस आधार पर हम लोग ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्टिकली रेयरर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को लिखने के लिए बहुत आता है ना। तो कह देगा डिफाइन द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ए मीडियम इन विच, ए मीडियम in which the speed of light is more, the speed of light is more
वह मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, ज्यादा हो, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा, मीडियम, वह मीडियम है ना इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ना कि एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम as compared to वाटर, है ना। और उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, या ये भी कह सकते हैं कि एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर एंड ग्लास। क्लियर। और सेम उसी तरह से हम लोग उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना एज कंपेयर टू एयर एंड वाटर। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को कभी भी मीडियम लिखा हुआ मिलेगा लाइट में, तो आप समझ जाइएगा ना कि मीडियम का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। और ऑप्टिकली रेयरर मिलेगा और ऑप्टिकली डेंसर मिलेगा लिखा हुआ, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और इस प्रकार से ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में या ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जब जाएगा तो लाइट का बेंडिंग होगा या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल, है ना, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो देखिए तो होता क्या है कुछ इस तरह से, यहां पर देखिए दो मीडियम है, एक आपका एयर है रेयरर मीडियम और दूसरा ग्लास है डेंसर मीडियम। अब यहां क्या करा रहे हैं कि एक रे को हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, एयर से डेंसर में, कहां से कहां, एयर टू डेंसर मीडियम ग्लास, लाइट हम लोग ट्रेवल्स कराते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो ज्यादा कहां है, एयर में, है ना, स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होता है और ग्लास जो डेंसर है मोर देन एयर, इस ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है तो वहां एयर लाइट को चलने में दिक्कत होगा तो स्पीड वहां घट जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर हमें कहा जाए बालू पर चलने के लिए तो बालू पर हमारा स्पीड क्या होता है, सैंड पर हमारा स्पीड, चलने का स्पीड, वॉकिंग स्पीड डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। ठीक उसी तरह से लाइट को चलने के लिए जितना आप डेंसर मीडियम दीजिएगा, ऑप्टिकली जितना डेंसर मीडियम दीजिएगा उतना ही उसका स्पीड क्या होगा, घटता जाएगा। क्लियर। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब में ये आपका एन डैश एक नॉर्मल लाइन है और यहाँ ओ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे कहते हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक रे एओ आई और आकर इंसिडेंट की तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट करेगी और किधर की तरफ, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, है ना। जब भी आपका कोई रे, ठीक है ना, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर में प्रवेश करता है, ऑप्टिकली डेंसर में प्रवेश करता है तो लाइट जो है वो आपको बेंड्स करेगी, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स कर जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि उसका स्पीड घट गया,
जब स्पीड घट गया तो मनोबल घट गया, मनोबल घट जाएगा तो आदमी क्या होगा, नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए स्पीड घटने के चलते, ड्यू टू डिक्रीजिंग द स्पीड, रिफ्रैक्टेड राय मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड्स कर जाता है। और यहां ऐसी स्थिति में एंगल आर, ये जो एंगल आर है और एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आर अगर देखिएगा तो एंगल आई इज मोर देन एंगल आर, है ना, एंगल आर लेस देन एंगल आई मोर होगा, है ना, एंगल आई ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। क्लियर है? यानी इसे हम शब्दों में लिख सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a rarer medium, मीडियम का मतलब समझ गए, ट्रांसपेरेंट, रेयर ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर रे पड़ती है, टकराई ग्लास स्लैब से, उस पॉइंट को कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? तो इसे हम रूल 1 भी मान सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का इसे रूल 1 मान सकते हैं कि जब भी ये आपको ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जाएगा तो आपका रे जो है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड्स कर जाता है। क्लियर? उसी प्रकार से यदि ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जब जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि यहां पर जो है ग्लास स्लैब में स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास स्लैब में तो कम होगा, है ना, इन ग्लास स्लैब कम होता है, लेस देन, और आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर में ज्यादा होता है। तो जब स्पीड किसी का बढ़ता है, गाड़ी आप चलाइएगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तब समझ लीजिए आप हवा में उड़ने लगिएगा, तब आप नॉर्मल नहीं रहिएगा, आप बात ढंग से नहीं सुनिएगा। तो वही स्थिति होती है जब यह डेंसर से रेयरर में निकलता है लाइट, है ना, जब डेंसर से रेयरर में निकलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, एंगल आई से एंगल आर जो है वो बड़ा होगा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका एंगल आर वो ग्रेटर देन एंगल आई। क्लियर है? तो यानी हम इसे शब्दों में कह सकते हैं, नंबर 2 रूल, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light goes from a denser medium, goes from a denser medium to a rarer medium, to a rarer medium, it bends away, it bends away from the normal, वह नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड्स कर जाती है ना। तो कहा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सेम रूल 1 का आपका रूल 2 क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और ये क्यों होता है ये आपको समझ में आ गया, यानी रेयरर से जब डेंसर में जाएंगे, है ना, स्पीड जब घटेगा तो आदमी नॉर्मल होगा और टुवार्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा और स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब तो वो नॉर्मल रहेगा ही नहीं। जब आदमी के पास स्पीड बढ़ता है तो वो नॉर्मल नहीं रहता है, धन बढ़ता है तो नॉर्मल नहीं रहता है, धन घटेगा तो नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है?
तो इसे हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्पीड जो है जो फास्ट से स्लो होता है, फास्ट टू स्लो होता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब स्लो टू फास्ट होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, FAST। जब हमारा स्पीड फास्ट रहेगा तो फास्ट में क्या है, टी लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, फास्ट में हमारा तो FAST फास्ट, टू स्लो, तो फास्ट में हमारा टी लगा हुआ है, तो फास्ट से जैसे ही हम स्लो होंगे तो क्या हो जाएंगे, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यानी स्पीड हमारा फास्ट है कहाँ, एयर में, और जैसे ही हम अपना ग्लास में आए तो यहां तो स्पीड स्लो हो गया, तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और जब हम स्लो से फास्ट होते हैं, स्लो में तो टी है नहीं लगा हुआ, तो जब हम स्लो से फास्ट होते हैं तो धन बढ़ गया, है ना, और जब धन बढ़ गया तो मूड बढ़ गया, गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, जब स्पीड बढ़ गया गाड़ी का तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागते हैं, है ना। तो ये डिफरेंसेज है आपका रिफ्रैक्शन में आपको चलने का, कि किस तरह से वो लाइट ट्रेवल करता है। और जब फास्ट से स्लो यहां पर आएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, और यहां पर क्या होगा, यहां पर एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये रिफ्रैक्शन में आपको लाइट अपना गुण शो करता है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हम यहां पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और वो है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग पढ़े हैं मोशन में, है ना, क्लास 9th में ही, लेकिन यहाँ लाइट में पढ़ेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा इसे पहले समझिए। देखिए ग्लास स्लैब है, ये मैं सबसे पहले ग्लास स्लैब एक ड्रॉ करता हूं, ये मेरा ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब में सबसे पहले क्या ड्रैग करेंगे, नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, और एक नॉर्मल यहां ड्रैग करते हैं, दो नॉर्मल। क्लियर। ये नॉर्मल जो है हमारा एन डैश, और ये नॉर्मल जो है इसे रख देते हैं एम डैश, दो नॉर्मल है। अब रे क्या होगी, इस पर आपको इंसिडेंट करेगी, तो यहां पर इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक रे इंसिडेंट करेगी, रे आएगी, ये रे इंसिडेंट की। जब यह रे इंसिडेंट करेगी तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे द नॉर्मल जाएगी, ग्लास स्लैब में, ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि स्पीड घट गया तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी और मुड़ करके जाएगी, और ये यहां पर फिर दूसरे जगह, यहां इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट करेगी। यहां पर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, यहां पर इंसिडेंस ये हो गया, इसे एंगल I कहिए तो इसे एंगल I1 कहिए, है ना, ये I1 हो गया। यहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R। क्लियर। अब फिर क्या होगा कि ये जो है आपका, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि डेंसर से आपको रेयरर में जाएगा, है ना, स्लो से स्पीड क्या हो गया, फास्ट हो जाएगा। जैसे ही ग्लास से वो एयर में निकलेगा, आपको कहे पानी में चलने के लिए और कहे हवा में चलने के लिए, तो पानी में स्पीड आपका घटेगा ना, है ना, तो उसी तरह से ग्लास में एयर का स्पीड घट गया। अब जैसे ही ये एयर में आएगा कि एयर में इसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। क्लियर। नॉर्मल से क्या करेगा, ये आपको दूर भागेगा, ये नॉर्मल से आपको दूर भागता है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो लाइन है आपका, जो शुरू में जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर शुरू में जो रे इंसिडेंट हुआ, इसे हम लोग आगे की तरफ अगर ड्रैग करें, ठीक है, डॉटेड लाइन से ड्रैग करते हैं। क्लियर। तो ये रे हमारे को आगे की तरफ बढ़ी, तो हमें देखा गया है क्या कि ये जो रे है और यह जो रे है, ये दोनों रे आपका पैरेलल हो जाएगा, दोनों रे
क्या होगा, पैरेलल हो जाता है। और इसके बीच की जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे ही कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। जो हमारा रे इंसिडेंट कर रहा है और जो रे ग्लास स्लैब से निकल रहा है, इन दोनों रे के बीच की दूरी को फाइनल में, है ना, दोनों रे के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करके इसका डिफिनीशन टर्म में लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो लिखते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि कोई भी दो चीजों के बीच की दूरी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही मेजर की जाती है ना। ऐसे थोड़ी मेजर की जाएगी कि ऐसे ऐसे ये तिरछे नहीं ना, सबसे नियरेस्ट पाथ। तो नियरेस्ट पाथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द original path of incident ray, original path of incident ray original path of incident ray and और क्या, द इमर्जेंट रे। ठीक है, जो ये रे बाहर निकल रहा है, इस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे माने मुक्ति इसको मिला, है ना, इमर्ज किया। एंड द इमर्जेंट रे, EMERGENT, इमर्जेंट, गलती नहीं लिखी है कोई, रे coming out of the glass slab is called lateral displacement, है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, lateral displacement कहते हैं, is called lateral डिस्प्लेसमेंट। अब लगता है आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, है ना। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझ में आपको आ गया। देखिए ये है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया डायग्राम। तो ये आपका रे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे रहा। तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ ड्रॉ किया गया और ये इमर्जेंट रे, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे प्रवेश किया और जब बाहर निकला, तो इन दोनों के बीच में अब क्या रहेगा, हमेशा एक दूरी रहेगा, और वो जो दूरी रहेगा ये रेल की पटरी की तरह हमेशा रहेगा, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और देखा गया है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस के, कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट से आपको रे इंसिडेंट किया है। फर्स्ट ये प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा यह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि एंगल आई 30 डिग्री है और एंगल आई 60 डिग्री है, तो आपका 60 डिग्री में आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और 30 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जितना ज्यादा इस ग्लास स्लैब का थिकनेस होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा, है ना, तो उतना ही ज्यादा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है। और तीसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब पर,
कि ग्लास स्लैब जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो कितना गाढ़ा है ना। कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिससे इस पार से उस पार दिखाई देना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास स्लैब का कितना है ना, माने कितना आसानी से पारदर्शी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास स्लैब का, उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्लियर है? ओके, तो अब आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया। तो ये नए टॉपिक के नए नए वर्ड आ रहे हैं। तो चलिए अब एक नया टर्म और देखते हैं, है ना। एक नया टर्म और सीखते हैं। तो क्लास ही आपका नया है ना, 9 से 10th में आए हैं। तो ये नया टर्म जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मैंने हिंट तो दे ही दिया, इमर्जेंट रे बताया ना कि इमर्जेंट रे क्या होता है। दिस इज द इमर्जेंट रे। ये जो फाइनल आपका निकला रे रिफ्रैक्ट होकर के, इसे ही हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। तो ये इमर्जेंट रे जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिए भाई कि ये आपका एक रिफ्रैक्शन के बाद दूसरा रिफ्रैक्शन है और पुनः उसी मीडियम में आ गया। ये देखिए लाइट जो है जेल गया और जेल से बाहर फिर अपने घर में आ गया, तो उसको कहते हैं मुक्ति मिलना। क्या कहते हैं? मुक्ति मिलना। चलो भाई जेल से मुक्ति मिल गया। जब तक जेल में था तब तक तो भाई मुक्ति नहीं था, जैसे ही फिर एयर में आ गया यानी अपना घर में आ गया तो इसे मुक्ति मिल गया। तो ये हो गया इमर्जेंट रे। और ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, सभी लोग अपना कलम खोलिए और कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। द एंगल विथ द इमर्जेंट रे makes with the normal is called the angle of emergence। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है शुरू वाला। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों हमेशा इक्वल होता है, यानी दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence, सो सिंपल, बड़ा सिंपल है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आराम से सुनना है और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करना है और मजे से सीखते जाना है और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लाने हैं। क्लियर? उसकी तैयारी चल रही है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, ये नया टर्म भी आप लोग जान गए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन ए ग्लास स्लैब। यदि कोई ग्लास स्लैब पर नॉर्मल रे हो तो वो क्या होगा? नॉर्मल रे अगर कोई हो तो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे ना कि कोई भी नॉर्मल यदि आपको गिर रहा है तो वो आपको उसी में लौट जाता है, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से लौट जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से भाग जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में नॉर्मल क्या करता है, जिस रास्ते से प्रवेश करेगा उसी रास्ते से वो क्या करेगा, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल आई जो है वो आपका इस 90 डिग्री, ये तो ग्लास स्लैब से है ना, इसका एंगल अगर नॉर्मल से मेजर करेंगे तो दिस इज द नॉर्मल, यही नॉर्मल है। और इस नॉर्मल पर यदि रे गिरा तो दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि एंगल तो मेजरमेंट होगा किससे, नॉर्मल से, और नॉर्मल पर तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री।
तो एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एंगल आर भी आपका 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ई भी आपका 0 डिग्री होगा। यानी जिस रास्ते से प्रवेश करेगा नॉर्मल में वो उसी रास्ते से भाग जाता है यदि कोई रे नॉर्मल है। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 और एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0 और हेयर नो बेंडिंग फाउंड, कोई भी बेंडिंग नहीं पाया जाएगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। नो बेंडिंग ऑफ द रे का कोई बेंडिंग नहीं होता है। जब ग्लास पर आपको नॉर्मल लाइन पर आपका नॉर्मल रे गिरता है ना, ग्लास पर जब भी आपका नॉर्मल रे गिरेगा, जब उसका नॉर्मल से आपका एंगल 0 डिग्री बनेगा, ये आपका ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब के ये जो नॉर्मल लाइन है, इसी नॉर्मल लाइन पर यदि कोई रे लाइट का इंसिडेंट करेगा तो बिना बेंड किए हुए वो इस पार से उस पार निकल जाएगा और एंगल आई 0 डिग्री, एंगल आर 0 डिग्री और एंगल ई 0 डिग्री, नो बेंडिंग ऑफ द रे। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।